तो मुझे स्टूडेंट से बात करना है या उनके लिए कोई चेक बॉक्स या कोई आज के नया टॉपिक स्टार्ट उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुन सकते हैं और दिस इज डॉक्टर सना फ्रॉम कम्युनिटी मेडिसिन। I have opened my chat box. Hello. What are the contents of कौन आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल होता रहता है। मैं कीप ऑन मेरा ख्याल है इससे बेहतर आएगी। क्या अब आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अब okay, so now start with the contents of today's lecture. Because of some internet issue, यहाँ पे थोड़ा सा मिसहैप मुझे फील हो रहा है कि बीच में आवाज आप लोगों को जा रही है और बीच में आवाज आप लोगों को नहीं भी जा रही। तो अगर कोई इश्यूज हो प्लीज राइट डाउन मी इन द चैट बॉक्स। सो शैल वी स्टार्ट? ओके जी, सो आज हम अपने इंटरनेट पे जो बेस्ड हमारे लेक्चर्स हैं उसका हम आगाज कर रहे हैं। थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जो जो कॉन्सेप्ट आपको दिए जाएंगे दैट विल बी मच मोर इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा उनको समझना। सो ये हमारे कंटेंट है जिन्हें हमने आज टैकल करना है। सो लेट्स बिगिन विद द थिंग
कि द स्टडी ऑफ डिजीज इज रियली द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। हम जो भी डिजीज हमें हो रही होती है, हमें उसके अराउंड सराउंड हमें देखना पड़ता है कि उसकी कहीं ना कहीं कनेक्शंस जो हैं वो हमारे इन दोनों तीनों एनवायरनमेंट के साथ मिल रही होती है। एनवायरनमेंट इज व्हाट? एनवायरनमेंट इज योर फिजिकल, सो केमिकल एंड सोशल things which are surrounded by you. Whatever, wherever you are sitting, you have your own environment. This is very, very much important that if you are sitting in a good, in a calm environment, your productivity would be high, your thinking abilities would be high, you will be thinking that you can do some productive work, right? But if you're not, if you are sitting in somewhere that the temperature is not good enough for you, the noise is over there, so you could not concentrate on your lecture, on your thinking, so this would not be productive for you. So where we are, where we sit, where we do whatever we like, that is all your environment. So environment is what? That implies your all external factors, जैसी अभी हमने बात की कि वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, मटेरियल हो, नॉन मटेरियल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी ऐसी चीजें जो आपको सराउंड करती हैं, जो आपको समझ लाती हैं कि ये हमारे अराउंड सराउंड मौजूद हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट्स बाय योर एनवायरनमेंट, वो आपका एनवायरनमेंट होती है। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपने जो चीजें स्टडी करना है आज, वो सब जो है, व्हाट इज द लिंक ऑफ टू यू विद योर एनवायरनमेंट? आपकी एनवायरनमेंट के साथ आपका लिंक है क्या? तो हमारी एनवायरनमेंट के साथ जो हमारा लिंक है वो ये है कि हम हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो है, जो भी हम लार्जली जो भी चीजें एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं, वो तमाम तरह हमारी एनवायरनमेंट से लिंक करती हैं और हमें किसी न किसी तरह से हेल्थ के ऊपर उसका इम्पेक्ट पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ओवर हाउसिंग, इन सभी का एक शदीद जो है यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, जिससे कोई ना कोई डिजीजेस हो रही होती है। आपको जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि हमने अब अपनी एनवायरनमेंट को किस तरीके से लिंक अप करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू talking about pollution is what that is basically done for his आपकी आप ही लोग environment या हम या मैन जो है वो impossible की बात ये कि वो ही responsible है environment के लिए, जो भी पोल्यूशन यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन अगर हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हो रही है, और ह्यूमन एक्टिविटीज, इन्हीं चीजों ने मिलकर तमाम तर चीजों को चेंज किया है पॉल्यूशन के अंदर। और पॉल्यूशन जो है फिर वो इनिशियली बहुत सारे डिजीजेस को इनिशिएट करती है। अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की, तो यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या चीज होती है। दिस इज एक्चुअली द कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, जो भी फैक्टर्स, मैन्स की फिजिकल इन्वायरमेंट हो, जो कोई भी चीज हम करते हैं या उसकी उस एक्सरसाइज से हमारा कोई भी इफेक्ट हो रहा होता है, उसको हम इन्वायरमेंटल सैनिटेशन में करते हैं। तो हमें उसकी डेवलपमेंट और हेल्थ सर्वाइवल के लिए हम जो भी काम करते हैं उसको हम एनवायरमेंटल सैनिटेशन का नाम देते हैं। For example, look at this chart. If you want to sustain your environment, sustain your liabilities, sustain your life, that what you have to do, that environment, सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स को ज्वाइन करके हम जिस तरीके से भी अपनी सस्टेनेबिलिटी पे काम कर सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो दिस चार्ट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Look into the each and every aspect of this chart in which the social environment, the important thing is that कि आप environmental justice करें, ठीक है ना। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लोकली, ग्लोबली, एफिशिएंटली इस्तेमाल करें और उनको प्रिजर्व भी करें, उनको अपने लिए उन रिसोर्सेज को रोक के भी रखें। एंड देन इफ यू आर टॉकिंग दैट इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक, सो इसमें आपने एनर्जी एफिशिएंट होना है, आपने अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास लाइट यूज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं हम, तो हमें उसको भी
बहुत ही विजिबली करना चाहिए। अगर हम उसका भी एक्सेस यूज करेंगे, सो देयर विल बी बाय द एंड ऑफ द डे आप उसी को बार बार रिस्ट्रेन कर रहे होंगे, आप बार बार उसी को बना रहे होंगे और आप बार बार उसी सर्कल में जा रहे होंगे कि जहाँ पोल्यूशन स्टार्ट हो रही है। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर दोर जिनके ऊपर आप उनकी प्रिवेंशन पे काम करें, उनके ऊपर देखें कि हमारे लिए कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ अनइम्पोर्टेंट है, तो हम फिर उसको जो है वो या तो हम उसको प्रिजर्व करें, या तो हम उसको रीयूज करें, या तो हम उसको रिसाइकल करें, ना कि हम नई चीजें बनाने के ऊपर अपनी कांस्टेंट चीजें हम ऑन रखें। दिस इज नॉट राइट एट ऑल। तो अभी जो है ये एक बड़ा ही डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग सो मेनी deadly issues in the environment. So let's see what is air and what are the composition of available composition of the air. Usually what you see in it, that the important thing is that we both, like हम सभी को मालूम है, from the ninth class we know that there is the composition of air in which you have 78% of nitrogen, 20.9% of oxygen, and the rest of the things are argons, other gases, and carbon dioxide. This is the normal and regular composition of air. But in normal conditions, this is actually the natural composition of air. But in somehow the conditions are being different and conditions are being difficult when आप बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट आउट करते हैं इन सॉर्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कोई भी हम जो है वो जनरेटर्स चलाते हैं, या हम कोई मशीनरीज का इस्तेमाल करते हैं, या इंडस्ट्रीज कुछ और फ्लो आउट कर रही होती हैं. So everything is resulting in the increased level of carbon dioxide in the atmosphere, as well as other particulate matters, as well as there are so many poisonous gases or poisonous substances are there which increase in the air because of this pollution, and that enhance the um, efficiency of that air to make predictable for the disease, right? I would definitely like to answer your questions and answers your queries, or if anything you would like, you can write it down to me in the chat box. So, supply of oxygen is the main role of air in the human air health. Well, we see around the supply of carbon dioxide to the plants. It helps out in the smelling, it helps in the listening, it helps in to keep your body cool down. If you see the air, that is आपको ये समझना जरूरी होगा कि हमारा उसमें बैलेंस होना बहुत लोग के जरिए आप सोचें कि एनिमल्स हो या प्लांट्स हो या कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो, तो वहां पर चीजें एक साथ मिलके दे कैन रेंडर अ डिफिकल्ट टास्क टू द एनवायरनमेंट. इट कैन मेक इट प्योर, इट कैन मेक इट इम्प्योर. अगर हम ये देखें तो हमारे पास रेस्पिरेशन, कंबस्शन ऑफ ऑयल, ठीक है, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ट्रेड, ट्रैफिक, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, डस्ट, फ्यूम्स, वेपर, गैसेस, ये सब चीजें जो हैं हमें प्रॉब्लम में इसलिए कर सकते हैं बिकॉज दे आर मेकिंग द एयर इम्प्योर. But Allah Ta'ala has created some natural self-cleaning mechanism for the air as well, in which you see that the wind, sunlight, rain, and planet is there, so which can make the air cleaner by its own, right? फुल इक्विलिब्रियम सेटल डाउन इन द स्लाइड, जिसे आप देख सकते हैं कि अगर पॉल्यूशन के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो और ये इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाए, या फिर ऐसा हो कि आपकी क्लीनिंग प्रोसेसेस, जो नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेसेस हैं, उनमें प्रॉब्लम आ जाए, वो इनइफेक्टिव हो जाए, तो दैट कॉन्स्टिट्यूट अ हेल्थ हैजर्ड. So I hope you could understand and you are taking the concept which is going to be built in the basic base of this. So have you seen
एक अच्छा सा कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन बना हुआ है जिसको आपने सर्कल किया हुआ है। ठीक है ना, हम यूज करते हैं कि हम इस कंफर्ट जोन के अंदर रहें, लेकिन यूजुअली क्या होता है कि हम इसी के अंदर बैठे रह जाते हैं, लेकिन जो हमारा मैजिकल साइड है, जिस जहाँ पे जाके हमने बहुत कुछ प्रोडक्टिव करना है, वो हम यहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहे होते उस कंफर्ट जोन में बैठ के। तो हमें इस कंफर्ट जोन से जंप आउट करके अपने आप को निकालना होता है और हम एक मैजिकल सिटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो क्या होना क्या है, आप ये देखिए कि अगर आप सक्सेस की तरफ भागते हैं, आप पढ़ने के लिए बाहर निकलते हैं, आपका जॉब करने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आपको काम करना पड़ता है। सो यू लीव योर कंफर्ट जोन, यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड एंड देन यू प्रोसीड टुवर्ड्स योर सक्सेस एंड योर कंफर्ट जोन। आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने आप को एक हार्ड साइकिल में डालते हैं जस्ट टू बी अ सक्सेसफुल मैन, एंड वन डे वंस यू अचीव दिस, आप अपना ये रास्ता देख लेते हैं, आप समझ जाते हैं कि आप जो है वो इस रास्ते को अचीव करना चाहते हैं, तो आप फिर हेलो कुछ स्टूडेंट्स मेरे ख्याल है अनम्यूट हुए थे। अच्छा, मैं उन्हें सुन नहीं पा रही हूँ, यानी कि उनकी चैट बॉक्स भी नहीं आ रही है। सो इज दैट नेसेसरी? मुझे चाहिए कि वो लोग मुझे मिले। हाँ, मैं वही उनको आईडी दूँ। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कंफर्ट जोन से निकलने के लिए किस किस ने कितनी मेहनत की है, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है ना, तो अगर आप इस चीज को समझ रहे हैं और आप इस चीज को देख रहे हैं, तो आप जो है वो समझना चाहेंगे कि आखिर ये सब कैसे होता है। ठीक है ना, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि आपको हम ये सिखाना चाहते थे कि आपने अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है। कंफर्ट जोन का मीनिंग ये था कि आप उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, लेकिन अब हम कंफर्ट जोन को समझते हैं टेम्परेचर के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से। आप किस चीज को कंफर्ट जोन कहते हैं? तो कंफर्ट जोन इज अलाउड to, if you are sitting and chilling in your office, that is your comfort zone. ठीक है ना, तो लेकिन जो यहाँ पे जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, वो बात ये है कि यहाँ पे आपको जो नजर आ रहा है वो ये है कि आप एक यहाँ पे you are seeing somebody who's sitting on the sofa and chilling in between 20 degree centigrade to 24 degree centigrade. ठीक है ना, ये तकरीबन 17-18 से लेके 24 डिग्री के दरमियान में ये वाला है कि बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड नहीं है, टू वार्म भी नहीं है, टू कोल्ड भी नहीं है, कोई रॉ नहीं है, कोई इजी इस तरह का कोई नहीं है। सो दिस इज योर कंफर्ट जोन। यूजुअली द पर्सन, द ह्यूमन बॉडी needs to sit or live inside these type of comfort zones. ठीक है ना, तो आपने देखा कि जहां पे हम मेजॉरिटी ऑफ अडल्ट्स फील कंफर्टेबल, इसका पूरा तो बकायदा एक रिसर्चेस किए जाते हैं, फिर उस टेम्परेचर को सेटल डाउन किया गया और बताया गया कि ये आपका कंफर्ट जोन होता है। एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, बट बिकॉज इट्स योर ओन दैट समवन इज फीलिंग कूल और कूलर और हॉटर इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, राइट? तो अगर आप सोचते समझते हैं इस बात को इस तरीके से कि ये तमाम तरह आपके तरफ जो घूम रही हैं चीजें, जिसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या कोई और ऐसे फैक्टर्स हैं, तो उसकी चीजें आपको डिसाइड करती हैं कि क्या आपका कंफर्ट जोन होगा क्या नहीं। बट आइडियली इट इज हैज टू बी टेकन दैट बिटवीन ऑलमोस्ट समथिंग 16 to 17 degree centigrade till 23 to 24 degree centigrade. So this is actually the comfort zone. But what is discomfort?
Discomfort is actually a subjective sensation which people experience in ill ventilated and overcrowded room. कैसे होगा? If they are collected in a space, the space is shorter और उनके जो है वो नंबर ऑफ पीपल आर देयर में सो मच ज्यादा, तो देयर विल बी अ डिफरेंस, ठीक है ना? वहां पे प्रॉब्लम आएगी। वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो आपको सुन नहीं मतलब आप वहां पे सांस लेना आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि लोग जमा है, ज्यादा आपके अराउंड सराउंड मौजूद हैं, तो आपको उससे ज्यादा जो है वो गर्मी की फीलिंग आ सकती है, आपको डिस्कम्फर्ट की फीलिंग आ सकती है, ठीक है? तो ये वेंटिलेशन का होना, एक प्रॉपर स्पेस का होना किसी रूम के अंदर, नंबर ऑफ पीपल को अप्रोक्सीमेट डिजाइन करना कि हमको कितने मेंबर चाहिए इस रूम के अंदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी चीज के ऊपर आपकी हाउसिंग जो है वो लेआउट बनती है, इसी के ऊपर आपके बहुत सारे प्रेमिसेस डिजाइन होते हैं कि हाउ मेनी पीपल विल बी देयर, हाउ मेनी सीटिंग्स यू हैव टू डिजाइन so that no one could be in the hazard of health hazard of discomfort, ठीक है? So there are certain indices of thermal comfort. This question can come as like that कि आपसे पूछा जा सकता है कि write down the indices of thermal comfort. So initially it was started out with the air temperature only, and then they added some humidity in it, and then they initiated and then they added some cooling power in it. Then they decided to make it the effective temperature, and then finally they reached to the corrected effective temperature, which is the concept that जिस temperature के ऊपर, जिस भी effective temperature के ऊपर जो है आप कंफर्ट लेवल आपका जो है वो मैक्सिमम होता है, उसको उन्होंने इफेक्टिव टेम्परेचर जो है वो नोटिफाई किया होता है। So this is an occupied room. This is a picture of an occupied room. You can just imagine अगर आप किसी एक लिफ्ट में बंद हैं और उसके अंदर उस कैपेसिटी से ज्यादा लोग मौजूद हैं, आपको फौरन फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट जो है वो आना शुरू हो जाए। Then the air is an occupied room. आपको क्या नजर आ रहा होगा? केमिकल चेंजेस आपको नजर आएंगे, इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट नजर आएगा, ठीक है ना? तो डिक्रीज हो रही होगी वहां पे ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल आर एस्पायरिंग इन द रूम, और हर इंसान ही वहां पे ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है, ठीक है? तो कुछ हमें फिजिकल चेंजेस भी नजर आएंगे जो कि होगा राइज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, एयर मूवमेंट की डिक्रीज होगा, और उसके साथ साथ आपको बॉडी ओडोर वहां से आनी शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ जो है वो बैक्टीरियल पोल्यूशन का वहां पे चांसेस बहुत होंगे। So there will be increase and there will be the feeling of discomfort and suffocation in that room. This question comes usually इसी तरीके से आता है कि क्या composition होती है किसी भी occupied room. So you should know about there should be chemical changes, there will be happen some physical changes, and there will be the feeling of discomfort and suffocation in the room which is occupied by so many people around. और कहा यह जाता है कि the main thing which is makes the difference over here, that is the rise in temperature which makes more discomfort. यानी अगर आपसे इन तमाम चीजों में पूछा जाए कि which one is the basic problem which is creating some discomfort in an occupied room, that is the rise in temperature or maybe the physical changes, right? Not the chemical ones. तो जब तक आप नहीं उस ऑक्यूपाइड रूम की जो एयर है उसको डिस्प्लेस करते हैं किसी फ्रेश एयर का, आप नहीं समझते इस बात को, तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो ऑक्यूपेंट्स की वो प्रॉब्लम में जाती है। डेफिनेटली वहां पे आपको कोई ना कोई चीजें ऐसी रिप्लेस करना पड़ेंगी, कोई ऐसी वेंटिलेशन क्रिएट करना पड़ेगी, तो तभी यू वुड बी एबल टू नो द ऑल कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। सो देयर इज ऑल्सो द रिस्क ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का भी वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि आपको यही मालूम है कि द लोअर रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज नो प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, यानी कि अगर आप ये हो सकता है कि आप
ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का तो बहुत ज़्यादा खतरा है, जैसे आजकल के हालात में यू आर सीइंग मच मोर डिफिकल्टीज जिसकी वजह से आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस इज डेजिग्नेटेड एज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एज वेल एज इट इज एयरबॉर्न समवेयर नाउ, सो दैट्स व्हाई द सोशल डिस्टेंसिंग इज द मेन कंसर्न नाउअडेज। और जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि आप लोग जो है वो घर बैठ के लेक्चर्स ले रहे हैं, और यहाँ से आपको इंटरनेट की फैसिलिटी की वजह से आपको जो है वो लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। तो अगर बहुत लंबे एक्सपोजर में रहता है, या किसी ऐसी कॉल में या ऐसे घरों में जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रूम्स मौजूद है, यानी एक रूम में कैपेसिटी से ज्यादा लोगों की रेजिडेंस मौजूद है, तो इस प्रोलॉन्ग एक्सपोजर के बाद उनके अंदर डिजीज पैदा होने के चांसेस भी जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट, उनकी जो रेजिस्टेंस पावर है डिजीज के खिलाफ, वो कम हो। सो कैन यू प्लीज राइट मी डाउन इन द चैट बॉक्स कि ये किस चीज की पिक्चर है? जी प्लीज राइट डाउन मी। आप मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। आर यू हेयरिंग मी? Yes, it is virus. Which virus is shown in it? Yes. So, COVID-19 is the name of that disease, Nurul Huda. ठीक है बेटा? So this is the coronavirus. ये आपको खतरा बताया गया था अभी ऑक्यूपाइड रूम में, so that was the reason around. So I hope you are liking the presentation, because I have designed it to make it your concept to match with the problems you are facing today. This is an interesting lecture. So right, so we move on to the next one. Obviously this is novel coronavirus. एयर पोल्यूशन के साथ इसकी काफी सारी जो है वो एक्टिविटीज मिली है, और समझा जा रहा है कि आप ये यहाँ पढ़ेंगे। ये एक स्टडी है जो मैंने लिंक की है यहाँ पे। कैन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बी कंसिडर्ड अ को-फैक्टर इन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ SARS-CoV लेथैलिटी? नॉर्दर्न इटली में की गई ये एक रिसर्च है। ऐसी आपको मल्टीपल रिसर्चेस मिलेंगे, अगर आप गूगल करते हैं तो आपको ऐसी काफी सारी चीजें नजर आएंगी जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को जज करके ये मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कोरोना वायरस जो है वो क्यों फैल रहा है और इसके क्या रीजन है। तो एपिडेमियोलॉजी का इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस डिजीज के साथ। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन दीज लेवल, ठीक है ना। और फिर ये आप आगे देखेंगे कि क्या हुआ जब उन्होंने ये स्टडी की, तो उनको ये पता चला कि उन्होंने इस चीज को रिलेट करने की कोशिश की है कि क्या अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का कोरोना वायरस के साथ क्या लिंक है। कि नॉर्दर्न में जितनी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन थी, उन्होंने उसको उसके साथ लिंक किया कि कितने सीवियर अक्यूट, जिसे आप ARDS कहते हैं, कितने ज्यादा उसके पेशेंट्स क्यों मिले। तो उन्होंने इसको लिंक अप किया है, और उन्होंने उसको ये भी इवैल्यूएट करके बताया है कि देयर इज सम ग्रेट कोरिलेशन हैव बीन फाउंड विद द लेथैलिटी ऑफ दिस वायरस विद द एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। तो अगर हम ये समझते हैं कि अगर होता यही है, जो बात अभी हम कर रहे थे वो बात यही थी कि अगर हमारी बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और हम समझ रहे होते हैं कि ऐसी चीजें हो रही है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपने होराइजन को एनहांस करके देखते हैं, तो देयर इज सम लिंकिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे हमने शुरू में बात की थी, किसी भी डिजीज का होना है वो एनवायरनमेंट के साथ लिंक होता है। तो अब उसके क्या क्या लिंक हैं, कुछ लोग उसे टेम्परेचर के साथ कर रहे थे, जहाँ पे जिस कंट्रीज में लो टेम्परेचर था वहाँ पे ज्यादा वायरस compared to the humid countries as compared to the more temperate zones। तो ऐसा लग रहा है कि इसकी काफी हद तक जो है वो कनेक्शंस हमें मिल जाएंगे। So
द कोविड-19 ये भी हमने आपको यहाँ पे बताया, जो डिजीज ये डेवलप करता है, आपका सोशल फैक्टर, आपका जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपने सेफ्टी मेजर्स को जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। यू नीड टू कीप योर सेफ डिस्टेंस। और ये एक बहुत अच्छी सी पिक्चर जिसमें आपका रेस्पिरेटरी हाइजीन, आपने अपना जो है वो बेसिकली काम करना बहुत जरूरी है। एंड आपने कोई अननेसेसरी मेडिकेशंस नहीं खाना, ठीक है। सोशली ताकि आप उसकी जो उसको कम से कम कर सकें। ठीक है जी। सो यू नीड टू स्टे आपको जो है और किसी भी जगह होता है कि अब आप किसी चीज को टच करके आए तो अपने हाथों को अच्छी तरह धोना, सैनिटाइज करना, अल्कोहल हैंड in your eyes, you are just giving direct contact of this virus, if Allah na kare, if it is present on the surface of your finger, so that can be transmitted to the eyes as well. So this was an ventilation. जब हम इसी को connect करते हैं, so we need to make our ventilations good, because somehow जब हम किसी जगह पे बंद होते हैं बहुत देर तक, उस वक्त उस रूम में कोई जगह वो ऐसी जहाँ पे हमने environment के अंदर अपना रहना है और हम उसको ventilate you develop vision sort or strategies over here, in which you see that external air ventilation could be natural or artificial, right? So you have mostly seen that इस तरह की single sided cross ventilation, stack ventilation, जिसमें multiple channels आपको नजर आ रहे हैं, ये develop की जाती है। एयर है, आप क्लीन एयर इस पिक्चर में आप देखेंगे क्लीन एयर जो है वो इनलेट से जहाँ पे आपने एग्जॉस्ट लगाया हुआ है वहां से वो पॉल्यूटेंट्स को और मॉइस्चर को बाहर निकाल देगा। Can ask you the question, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि what are the types of ventilation, what are the types, what are the sources, what are, मतलब इसकी जो पूरी डिटेल है that would come into a very good question sort of thing, ये भी आपके फाइनल एग्जाम का पार्ट होता है। तो वेंटिलेशन की टाइप्स पे हम यहाँ एक नजर डालते हैं कि एक्सटर्नल वेंटिलेशन और इंटरनल वेंटिलेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि external ventilation जो है that outside the building, you make some open spaces, wide roads, proper sewerage systems such as drainage and parks, ये सब कुछ क्या है आपकी external ventilation है, जहाँ से आप एक maximum एक certain distance रखते हैं कुछ भी अपना build up करने के लिए। And internal जो ventilation है that means ventilation of closed building, और एक रूम के अंदर जो आप internal ventilation develop करते हैं naturally, एक तो ये कि आप wind के साथ करें, ठीक है ना, आपने एक वहाँ पे विंडो क्रिएट कर दी, आपने कोई वहाँ पे जो है वो एग्जॉस्ट लगा दिया, ठीक है ना, तो ये आपकी नेचुरल वो विंड को आपने जब किया तो पर्कुलेशन हुई, एक जगह से हवा आई और दूसरी जगह से निकल गई, या डिफ्यूजन हुआ नॉर्मल, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एयर टेम्परेचर है ना, बाहर अगर गर्मी, बाहर से अगर ठंडी हवा आ रही है और अंदर गर्मी, तो डेफिनेटली डिफ्यूज होता है। आप एग्जॉस्ट फैंस यूज कर सकते हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि आप जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फैंस जो आपके सरों पे लगे हुए हैं आप इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एयर कंडीशनिंग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के भी कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। इसी तरह स्टैंडर्ड्स ऑफ वेंटिलेशन, ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपको लिविंग रूम में जो है वो करना चाहिए, अगर वर्क हो रहा है कहीं पे, वर्क रूम्स हैं तो वहां पे 4 to 6 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है। और डोर्स बनने चाहिए और विंडोज जो 40% ऑफ टोटल फ्लोर एरिया, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप ऐसा डिजाइन कर देते हैं जिसके अंदर देयर इज नो विंड एंड अ स्मॉल डोर इज ओवर देयर, दैट इज डेफिनेटली अ सफोकेटेड रूम, ठीक है ना, एग्जॉस्टेड रूम होगा, सफोकेटेड रूम होगा, राइट।
यहाँ पे आपको अगर कोई भी क्वेरी है बीच में, यू कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज आई विल गिव यू टाइम in the last of the session that I would definitely have your opinions, your आपकी बातें जो भी आप मुझसे इस presentation के हवाले से पूछना चाहो. So the cross ventilation is the best if done on the opposite walls. ये बहुत ही important है. किसी भी रूम को डिजाइन करते हैं, किसी भी रूम को क्रिएट किया जा रहा होता है, तो हमें जरूर क्रॉस वेंटिलेशन के ऑप्शन को अपने माइंड में रखना चाहिए. ठीक है ना. और हाइट जो है वो तकरीबन 10 to 12 फीट रखी जाती है. तो अगर आप जब वो कहते हैं कि आपने इतनी ज्यादा उसको जो भी है उससे ज्यादा इनफेक्टिव भी आपने नहीं करना पॉइंट ऑफ वेंटिलेशन से, आपने उसको एक नॉर्मल वे में जाके काम करना है. जैसे 1000 to 2000 क्यूबिक फीट एयर स्पेस जो है वो पर पर्सन होना इज द मस्ट. ठीक है ना. इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन आपको नजर आएगी कि फ्रेश एयर किस तरीके से अंदर आ रही है, वो मॉइस्चर और गैसेस को मिक्स करके अपने साथ पैथोजेंस को और ये तमाम चीजों को लेके बाहर. एक सिक बिल्डिंग सिंड्रोम भी है. ये मैंने आपके इंटरेस्ट के लिए ऐड किया है. ये आपका कंटेंट ऑफ आपकी लेक्चर का कंटेंट नहीं है. ये जस्ट एन इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप ये देखते हैं इस तस्वीर में कि मेन सिम्टम्स ऑफ बिल्डिंग सिकनेस क्या होता है कि लोगों को वहाँ हेडेक, एजिटेशन, एंग्जाइटी होनी चाहती है. जस्ट बिकॉज व्हाई दीज सिम्टम्स आर क्रिएटिंग, बिकॉज दे आर बीइंग फीलिंग वहाँ पे ओवर सफोकेटेड अपने आप को फील कर रहे होते हैं और वहाँ पे उनको जो है वो डिफिकल्टी हो रही होती है रहने में. तो जब वो चीज ओवर और लॉन्ग एक्सपोजर में चली जाती है तो उसके काफी सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. ठीक है ना. तो ये सब चीजें हमें माइंड में रखनी होती हैं काफी उसको डिजाइन करते हुए कि कौन सी चीज है किस तरह की बन रही है. दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू सी ऑल अराउंड कि किस तरीके से हो रहा है. दिस वन इज इम्पोर्टेंट स्लाइड. और एक ये मजे की भी थी कि आपको उसको थोड़ा सा समझ लगेगा कि ये सब चीजें इतनी आसान नहीं होती. हमें जो चीज कोई भी देखने के साथ एक प्लेजेंट लग रही होती है या हमें उसकी जो फील हो रही होती है वो बहुत अच्छी आ रही होती है. So let's move on to the next thing. हीट स्ट्रेस के कुछ इंडाइसेस होते हैं हमारे पास, वो आप यहाँ पे नोटिफाई करें कि ये जो इंडाइसेस आपको नजर आ रहे हैं कि 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, लेकिन 30 से 34 पे जहाँ टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है, जिसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे नीचे चार्ट के अंदर, स्लाइट डिस्कम्फर्ट आता है. उसके बाद 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचते पहुंचते हमें स्ट्रॉन्ग डिस्कम्फर्ट डेवलप हो जाता है. उसके बाद जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक स्ट्रॉन्ग इंडिस्पोजिशन सेंसेशंस आ जाती हैं. और उसके बाद सीरियस डेंजर डेवलप हो जाता है जब 46 से टेम्परेचर 53 के दरमियान जा रहा होता है. एंड ओवर 54 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज द डेथ डेंजर. इतना शदीद है कि वो हीट स्ट्रोक के साथ साथ उसको डेथ का डेंजर भी है. So you are seeing a basic thing which is equatorial comfort or indexes predicted for our daughters. ये तमाम तरह से इंडाइसेस हैं जिनके आप लेके आप जो है वो किसी का भी हीट और डिस्कम्फर्ट का इंडेक्स निकाल सकते हैं. So this is an important and this is again an interesting picture in which you are seeing that sun is giving a definite punch to you. ऐसा कब होता है? Once you can write down me in the chat box. Have you ever been through the heat stroke? किसी ने उसको कहीं पढ़ा है, सुना है, न्यूज में देखा है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. बिल्कुल ठीक मिसाल, आपने अच्छा आंसर किया है. यहाँ पे ऐसा ही होता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट. ठीक है ना. आपको नई इसके बाद की जो स्लाइड्स नजर आएंगी, यू विल सी अ बिग डिफरेंस इन इट. अब यहाँ पे इफेक्ट्स क्या होते हैं हीट के? यस.
तो अभी क्या होता है कि हीट के आप इफेक्ट्स देख सकते हैं कि देयर इज हीट स्ट्रोक। अच्छा, हीट स्ट्रोक होता कब है, ये हम यहाँ पे जरा सा नोटिफाई करते हैं कि कैसे होता है, क्या हो सकता है। तो यहाँ पे हीट स्ट्रोक इज अ फेलियर, एक्चुअली इज व्हाट, फेलियर ऑफ हीट रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। टेम्परेचर जो होता है वो बॉडी का 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। स्किन ड्राई, हॉट है, स्वेटिंग एब्सेंट होती है या डिमिनिश्ड होती है, यहाँ पे ऑफन फेटल है। ठीक है, हीट स्ट्रोक में हमेशा याद रखिएगा कि वहां पे हीट रेगुलेटिंग सिस्टम का फेलियर होता है। हीट हाइपरपायरेक्सिया इज अनदर टर्म, जहां पे आप देखते हैं कि इम्पेयर्ड फंक्शनिंग होती है हीट रेगुलेटिंग सिस्टम की। ठीक है ना, और ये जो हाइपर पायरेक्सिया है ये लीड कर सकता है आगे जाके हीट स्ट्रोक में। ठीक है ना, आगे जाके इसने हीट स्ट्रोक बन जाना होता है। हीट एग्जॉशन भी एक टर्म है जिसमें आपको एक्सेसिव स्वेटिंग नजर आती है ड्यू टू लॉस ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इम्बैलेंस व्हिच अकर्स आफ्टर सेवरल डेज ऑफ हाई टेम्परेचर एक्सपोजर। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। फीचर ऑफ सर्कुलेटरी डिस्ट्रेस विल बी देयर। सो आपने यहाँ पे डिफरेंस देखा कि हीट स्ट्रोक में और हीट एग्जॉशन में आपको क्या डिफरेंस नजर आया कि हीट स्ट्रोक में देयर विल बी स्वेटिंग विल बी एब्सेंट और डिमिनिश्ड। ठीक है ना, लेकिन जो हीट एग्जॉशन है वहां पे एक्सेसिव स्वेटिंग आपको नजर आती है। हीट क्रैम्प्स ये भी ऑफिशियल यूजुअली हो जाते हैं ड्यूरिंग हैवी मस्कुलर एक्सरसाइजेस। अगर किसी ने बहुत ज्यादा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के वक्त की है तो उसके जो स्पाज्मेटिक मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शंस जो है वो लॉस हो जाएंगी और उनको सोडियम और क्लोराइड के लॉस की वजह से हीट क्रैम्प्स होंगे। हीट सिनकोपी भी एक और टर्म है, जिस सिनकोपी में क्या होता है कि माइल्डर फॉर्म लॉन्ग एक्सपोजर टू द रिजल्टिंग इन द लो ब्लड प्रेशर और कोलैप्स ड्यू टू वेनस कूलिंग। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सम सेकंड के किसी को इतना लंबा देर वो थोड़ा सा सन में खड़ा रहा है और फिर जो है वो सडनली उसका जो बीपी है वो ड्रॉप डाउन कर दिया ड्यू टू venous cooling and there will be no rise in the body temperature practically, right? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके इफेक्ट्स हैं हीट स्ट्रेस के जिनको आपको लर्न आउट करना जरूरी है। दे कम इन द एमसीक्यूज, दे कम इन द टर्म ऑफ एससीक्यूज। ठीक है ना, तो ये आते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे हम एट ए ग्लांस जल्दी से एक डिफरेंस देख लेते हैं हीट एग्जॉशन में और हीट स्ट्रोक में। ठीक है, हीट एग्जॉशन में जैसे अभी हमने बताया था आपको एक्सेसिव स्वेटिंग इज मेन थिंग और यहाँ पे स्वेटिंग बिल्कुल नहीं होगी हीट स्ट्रोक के कंडीशन। सो हीट स्ट्रोक अ बिट लिटिल बिट डेंजरस कंडीशन जिसमें थ्रॉबिंग हेडेक है, बॉडी टेम्परेचर 104 से ज्यादा है, रेड हॉट स्किन है, ड्राई स्किन है, नोजिया, वॉमिटिंग, रैपिड स्ट्रॉन्ग पल्स भी हो सकती है और मे लूज कॉन्शियसनेस। ठीक है जी, बट इफ यू टॉकिंग अबाउट एंड इफ यू सीइंग दैट heat exhaustion is there, so you can see that there will be the fainting, there will be excessive sweating, cool pale, clammy skin, nausea, vomiting, rapid weak pulse और muscle cramps उसको हो सकते हैं। तो इन द केस ऑफ हीट स्ट्रोक यू नीड टू कॉल, यहाँ पे इन्होंने 911 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ आपका बताने का मकसद ये है कि यू नीड टू कॉल द एम्बुलेंस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है ना, लेकिन अगर हीट एग्जॉशन है यहाँ तक आप उसको कूलर इन्वायरमेंट में चेंज करते हैं, आप उसको एयर कंडीशन में प्लेस कर सकते हैं, कुछ वक्त के लिए रेस्ट दे सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, कूल शॉवर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप उसकी बॉडी का टेम्परेचर स्लो डाउन कर सकते हैं। But if it remains and that can turn into the heat stroke as well. तो इसी तरह कुछ कोल्ड स्ट्रेसेस भी होते हैं कि कोल्ड स्ट्रेस की वजह से नमनेस, लॉस ऑफ सेंसेशन, मस्कुलर वीकनेस, डिजायर टू स्लीप और कोमा, इवन डेथ कैन अकर बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया। तो इसमें आपको नजर आएंगी वेट कोल्ड कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंच फुट हो सकता है और ये आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा है यहाँ पे फ्रॉस्ट बाइट है। ठीक है, और ये आप जैसे फिंगर्स आप देख सकते हैं इसकी हुई है। तो प्रिवेंशन हम इसमें ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि जनाब उसका जो टेम्परेचर है बॉडी का उसको वार्मर साइड पे लाया जाए। ठीक है ना, कुछ वक्त के लिए हम गर्म पानी जो तकरीबन 44 डिग्री सेंटीग्रेड ने यहाँ बताया उसके अंदर उसको उसका जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हम उसमें थोड़ी देर के लिए सोक कर सकते हैं और हॉट फ्लूइड्स का इस्तेमाल यहाँ पे वुड बी एफिशिएंट। ये आप देख सकते हैं। So hopefully the things have been आपके माइंड में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अभी हमने बिल्ड करने की कोशिश की है वो अच्छे से बिल्ड हो रहे होंगे। So let's we move on to the typical sort of thing which we need to complete
today, that is air pollution, its human health effects and its control and its regulations. So this is the picture of your earth. On the right side you can see what is happening, ठीक है ना? तो आपने पोल्यूशन के साथ साथ आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन तो की है, लेकिन आपने ऑन दी अदर हैंड आपने इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में एटमॉस्फेयर में जो है वो इमिट आउट किया है कि अब आपकी जो अर्थ का इक्विलिब्रियम है, इट्स नॉट इन दैट मच बैलेंस, वहां पे एक शदीद किस्म का इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो कॉजेज क्या हो सकते हैं हमारे पास जो एयर पोल्यूशन करते हैं? दैट इज मेनली द पार्टिकुलेट मैटर्स। ये क्या होते हैं ये अब हम आगे भी देखेंगे। पॉइजनस गैसेस, अभी हम उनका सिर्फ नाम जानने की कोशिश कर रहे हैं। Emission from the vehicles, combustion of the fossil soil, fossil fuels, pollution from the air conditions, dust, dirt, household pollutions, ये तमाम चीजें जो है वो गड़बड़ क्रिएट करती हैं जो कि आपके एयर पोल्यूशन का कॉज बनती है। तो एक्टिविटीज भी हैं जो कुछ हम ही कर रहे होते हैं, जो जो एक ह्यूमन मेड एक्टिविटीज है, इतनी ज्यादा जो है वो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। So, emission from the industrial plant and manufacture activities, the combustion from the fuel and the fossil fuels आपको नजर आ रहा है, forming chemicals in household products, natural causes of air pollution, other causes, ठीक है ना? ये सब चीजें हो सकती हैं। So the main cause जो हमें find out हुआ है, that is the burning of fossil fuels. वो किस किस तरह से हो रहा है वो आपको पता ही है कि इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहा है या फिर ऑटोमोबाइल्स के एक्सेसिव यूज की वजह से हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी हवा में फॉसिल फ्यूल की वजह से, पेट्रोलियम इंडस्ट्री की वजह से, कोल के जलने की वजह से, ये तमाम चीजों की वजह से है। और वो हवा के अंदर जो है वो इसकी बहुत इम्पोर्टेंट जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन के अंदर। PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5 स्टैंड्स फॉर व्हाट? ये बहुत ही छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं जो कि हवा में मौजूद होते हैं, विच आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द एयर पोल्यूशन। और ये क्या होते हैं ये हम देखते हैं कि ये हवा में जब आर द कंसर्न ऑफ पीपल्स हेल्थ एंड लेवल्स इन द एयर आर हाई, जब इनके जो लेवल्स हैं हवा में हाई होना शुरू हो जाते हैं तो जनाब ये बहुत ही ज्यादा टाइनी पार्टिकल्स हैं जो दैट रिड्यूस विजिबिलिटी एंड दे कॉज एयर हेजी व्हेन लेवल्स आर एलिवेटेड, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा हवा के अंदर जिस जगह पे होते हैं वहां पे जो है वो प्रॉब्लम होती है। ये आप तस्वीर में जो है बखूबी यहाँ देख सकते हैं कि एक ह्यूमन हेयर के साथ आपने उसका कंपैरिजन यहाँ देख रहे हैं। तो वो जो पार्टिकुलेट मैटर है जो कि कंबस्शन पार्टिकल्स की वजह से बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से बना है, उसकी जो साइज आप इमेजिन करते हैं वो कितना छोटा है। डस्ट पॉलन से जो है वो तकरीबन यहाँ पे उसका साइज 10 माइक्रोन्स इन द डायमीटर, ये लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर और इसका स्मॉलेस्ट साइज आप यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं। तो व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन नजर आ रहे हैं। ये तमाम है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेड और सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये तमाम तर जो है वो आप हवा में मेजर करके जो है वो ये अपना इंडिकेशन निकाल लेते हैं कि वेदर आपका एयर जो है उसका एयर क्वालिटी कैसा है। अभी हम देखेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्सेस क्या होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है वो मेनली ऑटोमोबाइल्स के यूज की वजह से जो है वो निकल रहा होता है, ठीक है? बहुत ज्यादा ऑटोमोबाइल्स के अंदर से जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगी, फॉसिल फ्यूल जो है वो बर्न होंगे और ये हवा के अंदर जाएगी, तो ये हेडेक, फटीग और इम्पेयर्ड विजन जो है वो कॉज करते हैं। द मेन थिंग इज द मोबाइल यूज, ऑटोमोबाइल यूज, ठीक है? सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जो ख्यालात हैं वो ये हैं कि ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये हवा के अंदर जो है वो एयर पोल्यूशन जो है वो कर रही होती है। और वही बात है कि रॉटिंग वेजिटेबल्स के साथ निकलने वाले या वोल्केनोस के साथ निकलने वाले इतने शदीद धुओं के अंदर इसकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये बेसिकली जो है वो तमाम तर फॉसिल फ्यूल्स के जलने की वजह से भी जो है वो हवा में निकल रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी भी जो इम्पोर्टेंट तरीन कॉज है वो 43.1% इज ड्यू टू ट्रांसपोर्ट।
और ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वो हवा में ये छोड़ रहा होता है, और ये भी बर्निंग फ्यूल जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, कोल्स होता है, और ऑयल पावर स्टेशन जो हैं, ऑटो व्हीकल्स हैं, ये सब तमाम तरह इंडस्ट्रीज हैं, ये सब जो है वो इसकी सोर्स में काउंट होती है। तो ओवरऑल हमने देखा कि ये तमाम चीजें मिलकर हमें उन पार्टिकुलेट मेटल्स तक लेके जाती हैं, और फिर आखिर में वो हवा जो है वो शदीद पॉल्यूशन का शिकार हो जाती है। इंडोर पॉल्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि इंडोर पॉल्यूशन इज अगेन इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि हमारे कमरों के अंदर, बाथरूम्स के अंदर, किचन के अंदर, हमारे यार्ड्स के, लिविंग रूम्स के अंदर जो है वो देयर आर सर्टेन पॉसिबल प्लेसेस जहाँ पे इंडोर पोल्यूशन पोटेंशियल पॉल्यूटेंट्स आर देयर. What are these? So if you think about your kitchen, that there will be the smoke, chemicals, carbon monoxide. This is the main thing which is happening over there. In the living area, you can see the carpet and the furniture, the chemicals, the tobacco smoke would be the hazardous thing over there. Similarly, अगर आप देखें तो आपके yards के अंदर you can see the pollen dust and pesticides are making the problem. तो ये सब चीजें भी इसके अंदर हो रही होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि हम घर के अंदर हैं तो हम पोल्यूशन से जो है वो बचे हुए नहीं, हमारे पास कुछ इंडोर पॉल्यूटेंट्स भी हैं जो कि हेल्थ को सीरियसली डैमेज करते हैं या फिर उसको हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट कर रहे होते हैं। So what are these indoor pollutants? ये आपको अभी हमने डिस्कस किया है, इसमें इस पिक्चर में भी यू आर क्लियर अबाउट दैट कि आपको क्या क्या चीजें यहाँ हो सकती हैं। अदरवाइज दिस इज द लिस्ट जो आपको कॉमनली समझ आता है कि वो हो सकता है आपकी बॉडी, आपके हाउस के अंदर। दैट कुड बी द कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये एक ऑडोरलेस इनविजिबल गैस है, रेडॉन भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, सेकंड हैंड स्मोक भी हो सकता है, यानी कि स्मोकिंग हो रही है उसके जरिए जो स्मोक डेवलप हो रहा है वो भी हो सकता है, या फिर आपके घर में कुकिंग हो रही है और आप किचन के अंदर से जो है वो फील करें फॉर द लॉन्गर टाइम्स, भी हैजर्डस हो सकता है। लेड पार्टिकल्स, एस्बेस्टोस, मोल्ड, और ओवरऑल इसका जो लॉन्ग एक्सपोजर होता है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। ये एक स्टडी मैंने यहाँ पे शेयर की है, कुछ अर्से पहले ये स्टडी हुई है जिसके अंदर जो है वो उन्होंने ये बात क्लियर कट यहाँ पे बताई हुई है कि उन्होंने कुछ ऐसे टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स को जो है वो अर्बन एयर की क्वालिटी में उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि ये मौजूद होते हैं और बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एयर के अंदर ये होती है। तो ये किस तरीके से उन्होंने इसको जो है वो एक WHO की बहुत अच्छी रिसर्च 2014 में हुई, जहाँ उन्होंने ये बताया कि अराउंड 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड एस्टिमेटली इक्वल फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, वो इसकी वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ये आपने देखे कि इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन क्या हो सकते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो है वो यहाँ पे आपको हेल्थ पे भी नजर आ रहे हैं, कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं जो आपके इकोसिस्टम को भी खराब कर रहे हैं, ठीक है, और ये तमाम चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, जैसे आपको पिक्चर में यहाँ नजर। तो इमीडिएट इफेक्ट्स की अगर हम बात करें और कुछ लेट इफेक्ट्स की हम बात करें तो वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि जो जल्दी जल्दी में अगर हम देखें कि अभी हम किसी ऐसी जगह से होके आ रहे हैं, कोई 2 घंटे की बात है, हमने एक लॉन्ग ट्रैवल किया है, तो हमें रोड पे जाने की वजह से जो आएगा दैट कुड बी माइल्ड हेडेक हो सकती है, नोजिया, वॉमिटिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स हो सकती है, जबकि लेट इफेक्ट्स में आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके अलावा आपको कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके अलावा जो एयर पोल्यूशन है ये आपके एनिमल्स को, प्लांट्स को, आपको इकोसिस्टम को पूरा का पूरा, आपकी क्रॉप यील्ड को नीचे ले आती है, क्लाइमेट को पूरी तरीके से डैमेज करने का इनके अंदर पावर एंड पोटेंशियल होता है। तो ग्लोबल इफेक्ट्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन, एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये 3 इंपॉर्टेंट ग्लोबल इफेक्ट्स हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से हम अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। तो इफेक्ट क्या है यहाँ पे एयर पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ के ऊपर? इट हार्डन्स द आर्टरीज, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में देयर इज इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, ठीक है ना। इवन द इमर्जिंग एविडेंस दैट एयर पोल्यूशन मे बी लिंक्ड इन द मेंटल हेल्थ कंडीशन एंड डिजनरेशन, ब्रेन डिजीज, ये सब लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। इस तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है रेस्पिरेटरी इलनेसेस के साथ साथ आपको जो यहाँ पे हेडेक, एयर पोल्यूशन से होने वाले जो पिंक वाले हैं उनको आप गौर से देखिए,
जिसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन की डिप्लीशन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये सब मिल मिला के यहाँ पे नर्व डैमेज करते हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एलर्जीज, एजमा, कंजंक्टिवाइटिस, ब्रोंकियल डिजीजेस, जिनकी बात अभी हमने की, ये सब कुछ ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ये एग्जाम में आता है और एज इट इज आता है। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म में अभी मैंने आपको बताया वही चीजें जो हेडेक होगा, कॉफिंग, पेनफुल, छोटा मोटा इसके अंदर जो है वो हेडेक्स हो सकते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ब्रोंकाइटिस, स्किन इरिटेशन हो सकते हैं। जबकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में वहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस कैन बी देयर, रेस्पिरेटरी डिजीजेस कुड बी हैपन, इम्पैक्ट इसका लिवर पे भी हो सकता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन द बॉडी, और इम्पैक्ट ऑन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एज वेल। तो ये इम्पैक्ट्स तमाम तर एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे आप देखते हैं कि बहुत सारे हार्मिंग इफेक्ट्स आ सकते हैं एयर पोल्यूशन के। आपने हेल्थ के ऊपर तो अभी देखे, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट के ऊपर जो इफेक्ट आ रहे हैं वो एसिड रेन, एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना, कि जब ये तमाम तर चीजें उड़ के ऊपर जाती हैं, फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते हैं, इस पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो सल्फर डाइऑक्साइड जैसी चीजें जब उड़ के हवा में ऊपर क्लाउड्स की तरफ जाती हैं, एंड दे एड अप विद द वाटर, और जब उनकी वापस से रेन होती है तो वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन के ऊपर से गिर रहे होते हैं। दिस इज टर्म्ड एज एसिड रेन। और ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस थिंग ट्रीज आर किल्ड बाय दिस रेन। जहां पे हम समझते हैं कि बारिश अच्छी होती है, आपके प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प होती है, वहां पे लेकिन अगर इसकी कंटेंट में पोल्यूशन है और पोल्यूटेड एयर मौजूद है आपके एनवायरनमेंट में, तो दैट इज डेफिनेटली डिफिकल्ट these survival of the plants and the animals, even on each and everything, you will see a great problem in it. यहाँ पे भी आप उन पॉल्यूटेंट्स का इफेक्ट देख सकते हैं कि पॉल्यूटेंट इनहेल किए हैं, because most of this police constable has to stand out in the roads, on the roads, right? तो ज्यादातर इस तरह की जॉब्स और इस तरह की ड्यूटीज लोगों को ये बनाती है कि वो बाहर खड़े रहते हैं और उनको मुस्तकिल तौर पे एनवायरमेंटल सिचुएशंस का सामना होता है, तो वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशंस को इनहेल कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव चोजन दिस पिक्चर, ताकि आपके माइंड में एक जो पिक्चर है वो क्लियर हो। ओजोन डिप्लीशन भी एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए इस तरीके से डिजाइन किया है कि ओजोन इज एक्चुअली व्हाट, O3, एंड दैट इज encircled the earth like a jacket। ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है तमाम तर यूवी रेज को डायरेक्ट अर्थ तक पहुंचने के लिए। लेकिन जब आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हवा में इतने ज्यादा मौजूद होते हैं तो वो जाके ओजोन के अंदर जो है वो बड़े बड़े होल्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसकी प्रिवेंशन यही होती है कि हमने ओजोन फ्रेंडली स्प्रेज करना चाहिए, न्यूक्लियर टेस्ट को बैन कर देना चाहिए, एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन। तो इफ यू वांट टू सेव योर ओजोन लेयर्स, तो आप उसके ऊपर ये काम करना बहुत जरूरी है कि आप जो है वो अपने ओजोन की प्रिवेंशन के लिए काफी सारे इकदाम उठाएं। तो पॉल्यूशन को मेजर करने के हमारे पास कुछ इंडाइसेस भी होते हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसको आप मेजर कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपकी एयर क्वालिटी कैसी है। जैसा कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि एयर क्वालिटी का एक प्रॉपर इंडेक्स मौजूद है, जिसमें तकरीबन हम ये देखते हैं कि अगर 100 से ऊपर जाता है तो देयर इज सम अलार्मिंग सिचुएशन स्टार्टेड। ठीक है, बिलो 100 इट्स इज गुड। आजकल लाहौर में AQI क्या है? Does anyone knows? Yes, nowadays Corona is being protective. क्यों? क्योंकि because of lesser automobiles use, yes, and industries are also
also locked down. So right, so yes, you are getting the point. But ये हमें, क्योंकि हमें इसको देखना है, तो इसमें हमें पिछले अगर हम इंडाइसेस उठा के देखें, तो ये आपको मैं अभी यहाँ पे शेयर करती हूँ कि आप देखेंगे कि हुआ क्या था कि कुछ अरसे पहले जब ये हैजर्ड वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है कि आपकी मीनिंग क्या होती है कि आपने देखा था कि लाहौर का जो इंडेक्स है वो तकरीबन 300 से भी ऊपर चला गया था। इट वाज बिटवीन 300 टू 500, आप यहाँ देख सकते हैं। तो हेल्थ वार्निंग इमरजेंसीज आ गई थी कि तमाम तर पोल्यूशन से जो है वो इफेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो ये आप इस में देखें कि AQI लाहौर, और ये कब का ये पिक्चर है आपके सामने, ये मैंने दिसंबर से उठाया है। 2018 में भी ऐसा हुआ है, 2019 में भी कुछ ऐसे स्मोक्स आने शुरू हुए थे जिसमें लाहौर जो है वो 256 का AQI यहाँ पे शो कर रहा है। तो कंट्रोल हमें इसी तरीके से हम कर सकते हैं कि हमें जो है वो इस तरह की एटमॉस्फेयर में, जैसे कि अभी आपने बताया कि लॉकडाउन, ऑब्वियसली हमें रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है ऐसे सब्सटेंसेस को जो कि आपकी इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं, आपकी इन्वायरमेंट के ऊपर या ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है वो गलत किस्म के इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो प्रिवेंशन जो है ऑब्वियसली हमारे पास की होती है। ये जो स्लाइड आपके पास खुल रही है, ये आपके एग्जाम का एग्जैक्ट पॉइंट है और एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में एज इट इज आता है। तो आप देख सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर जो है आप नेचुरली विंड्स और सनलाइट और रेन तो कर ही रही है, लेकिन आर्टिफिशियली यू कैन डू इट, यू कैन हैव इट बाय द कंटेनमेंट, यानी कि आप एक जगह से उसको थोड़ा सा डाइल्यूशन करते हैं उसके साथ, ठीक है, एक जगह से उसको रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है कि जैसे ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाती हैं घरों के साथ या फिर किसी बिल्डिंग्स के साथ, उसका मतलब ये होता है कि जो हवा वहां पे बाहर आ रही है, जो ट्रीज हैं वो उसका रेसिप्रोकल जो है वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड को दिन में इस्तेमाल करके अपना फूड बनाना होता है और फिर उन्होंने रात को प्रोसेस जो है वो रिवर्स कर देना होता है। तो ये काफी अच्छी चीजें हैं जो कि आर्टिफिशियल भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। डिसइंफेक्शन में तो आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन का सहारा भी लेना पड़ता है, रेडिएशंस का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, केमिकल्स स्प्रे करने पड़ जाते हैं, डस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। अदरवाइज लेजिस्लेशन का मतलब क्या है? टू मेक लॉज, you need to make some laws again, Clean Air Act। ये हमारी जो है वो इम्पोर्टेंट है कि ये सभी जगह का एक हिस्सा होता है और तमाम तर लोगों को इसको ओबे करना पड़ता है, अदरवाइज द गवर्नमेंट कैन टेक द हार्डेस्ट डिसीजंस, ठीक है जी। तो इस पे इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरनेशनल एक्शन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मॉस्को में जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया एक एयर पोल्यूशन की जो स्टडी जो है वो वहाँ पे होती है और वहाँ पे लैब्स वगैरह प्रॉपर जो है वो बनी हुई है और वहीं से आपके इंटरनेशनल एक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो आते हैं जिनको पूरी वर्ल्ड जो है वो फॉलो करती है। तो डिसइंफेक्शन ऑफ एयर जब आप करते हैं तो आप कर सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, केमिकल से, मिस्ट से, डस्ट कंट्रोल आप कर सकते हैं। और ये एक ओवरऑल सिचुएशन है जो आपको दिखा रही है कि आपने किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि आप एनर्जी एफिशिएंट पावर जनरेशन में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपनी डोमेस्टिक और इंडस्ट्री को जो है वो म्यूनिसिपल वेस्ट को प्रॉपर मैनेज करते हैं, ठीक है ना। आप हर उस चीज के ऊपर काम करते हैं, यू प्रमोट पब्लिक हेल्थ, जैसे आपने यहाँ देखा कि आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चेंज करते हैं। इम्पोर्टेंटली आप यू ड्राइव लेस, यू यूज लेस फ्यूल और पेट्रोल जस्ट बाय यूजिंग सम लॉबिंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट। लाइक आप कहीं जा रहे हैं और कार के साथ 10 लोगों ने सेम ही जगह जाना है, सो यू शुड बी एबल, आप एक बस पूलिंग कीजिए कि आप जैसे स्कूल बस होती है, जैसे कॉलेज बसेस होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी बसेस होती हैं, तो इन सभी का यूज जो है वो बाहर कंट्रीज में बहुत ज्यादा वापस से हम देख रहे हैं। और इवन द पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग साइकिल्स अगेन, विच ऑब्वियसली जो उनकी हेल्थ को भी इम्पोर्टेंटली जो है वो बहुत अच्छा रखती है। दूसरा ये होता है कि हवा के अंदर जो है वो इतनी ज्यादा पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं है। सो मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं, एयर सैम्पलिंग कंटिन्यूस होती रहती है कि हवा में कितना पार्टिकुलेट मैटर है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, कितनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कितना ओजोन का कंपोनेंट जो है वो खराब हो रहा है। ये सब चीजें एयर सैम्पलिंग, जो कंटिन्यूस एयर सैम्पलिंग होती रहती है, सैंपल की एनालिसिस होती है, डेटा एनालिसिस होती है और फिर दोबारा से उसको उसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है और फिर इंडस्ट्रीज को जो है वो बताया जाता है कि कैसे उन्होंने अपने आप को रेगुलेट करना।
So this is the method of air sampling. Usually लोग जो है वो यहाँ पे ये आपके पास कुछ पोर्टेबल मैंने यहाँ पे डिवाइसेस शो किए हैं जो कि एयर सैंपल्स लेने के लिए यूज की जाती है। आपने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड पे काफी बुरा है। तकरीबन बताया जाता है कि 7 मिलियन डेथ्स जो है वो पर एनम जो है वो इस तरीके से हो रही होती हैं। इवन एक सिंगल डिग्री राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड मेकिंग सो मैनी डिफिकल्ट थिंग्स फॉर द वर्ल्ड टू सर्वाइव। तो उन्होंने एस्टिमेट ये किया है कि तकरीबन 2030 में 2,50,000 डेथ्स के करीब जो है वो बढ़ जाएंगी, जस्ट बिकॉज के एक तो वार्मर वाटर है, फ्लडिंग बढ़ जाएगी पॉल्यूशन की वजह से, तमाम तर एलर्जीज, एजमा में जो है वो राइज हो रहा है, हंगर हो रही है, क्यों? क्योंकि फूड की प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं हो रही, ड्राउट यानी चीजें अपने आप को कम से कम हवा बाहर निकालें, जरूरत के वक्त जाएं, एयर प्यूरिफायर का यूज करें, ठीक है। इंडोर पॉल्यूशन के लिए भी आपको चाहिए कि आप जो है वो मिनिमम चीज़ों का इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने आपको शो किया है कि सेल्फ मेजर्स में आप जो है वो 3 NN95 रेस्पिरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आजकल मिलने मुश्किल हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में इसकी शॉर्टेज भी है। तो जी क्वेश्चन आप लोगों के प्लीज, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझे लिखें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने नहीं पूछे हैं, स्लाइड की एक पिक्चर अपने मोबाइल से या किसी भी कैमरा से ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में इसी तरह पूछे जाएंगे। सो होपफुली जस्ट थिंक अबाउट कि आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने लेवल पे